शहर में कैलाश का एक बहुत बड़ा कपड़े का कारोबार था। उसके खानदान में उसकी बीवी शालिनी, 2 भाई राहुल और रंजन और एक छोटी बहन तान्या थी। मगर कैलाश सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नौकर कृष्णा से करते थे। कृष्णा उनका वफादार नौकर था। वो कृष्णा को अपना छोटा भाई मानते थे। कृष्णा अपने मालिक कैलाश के हर काम में हाथ बटाता था, मगर कैलाश के 2 छोटे भाई कोई काम धंधा नहीं करते थे। वो दिन भर कैलाश के रुपयों को दोनों हाथों से लुटाते रहते थे। एक दिन कृष्णा कैलाश से बोला, छोटे मालिक, आप राहुल बाबू को और रंजन बाबू को समझाते क्यों नहीं? आप दिन भर मेहनत से काम करते हैं और वो आपके मेहनत के कमाई को ऐसे ही लुटाते रहते हैं। हे कृष्णा, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं रे? मेरे माँ ने मरते वक्त मुझसे एक वादा लिया था कि इन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं इनसे कुछ नहीं कह पाता। लेकिन मालिक, ऐसे तो ये आपको बर्बाद कर देंगे। अरे नहीं रे, तू बहुत भोला है रे कृष्णा। धीरे धीरे दोनों काम धंधा करने लगेंगे, तू फिक्र मत कर। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं आज रात घर में देर से आऊँगा। आज सारे कारोबारियों की मीटिंग है और मुझे उसमें बुलाया गया है। ठीक है छोटे मालिक, आप कितने भी रात में आएंगे मैं आपको जागता हुआ ही मिलूंगा। लेकिन क्यों? मालिक, आपको खाना गरम करके भी तो देना है। कृष्णा की बात सुनकर कैलाश मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी से ऑफिस चले गए। मीटिंग में शहर का एक और बड़ा कारोबारी राजन कसाना भी बैठा हुआ था। सारे कारोबारियों ने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया हुआ था। मीटिंग में कैलाश अपने सारे कारोबारी भाइयों से बोले, तुम सब फिक्र मत करो, इस बात का फैसला मैं 1 हफ्ते बाद करूंगा। अब तुम सब अपने अपने काम पर जा सकते हो। मीटिंग खत्म होने के बाद राजन कसाना मुस्कुराता हुआ कैलाश के पास आकर बोला, आपको क्या लगता है कैलाश जी कि इन कारोबारियों ने मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं वो सही है या गलत? सीधी सी बात है राजन, कारोबारियों का सारा पैसा आपके सीक्रेट बैंक में रखा जाता है। अगर अकाउंट में से रुपया कम हुआ है तो आपके ऊपर ही इल्जाम लगेंगे ना। मैंने बैंक मैनेजर से बात कर ली है। 1 हफ्ते के अंदर ये पता लग जाएगा कि आपके ऊपर लगे हुए इल्जाम सही है या गलत। देखिए कैलाश जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। ये सच है कि मैंने कारोबारियों के 100 करोड़ रुपए चुराए हैं। अगर आप उन कारोबारियों के सामने मुझे बेगुनाह साबित करेंगे तो मैं उनमें से 50 करोड़ रुपए आपको देने के लिए तैयार हूँ। राजन की बात सुनकर कैलाश बुरी तरह से नाराज हो गए। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ राजन के गाल पर जड़ दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए राजन, अब तो मैं तुम्हें जेल में भिजवा कर ही रहूंगा। इतना कहकर कैलाश वहाँ से चले गए। राजन कसाना गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, तुझे मैं इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि तू मुझे जेल तक पहुंचाए। राजन कसाना एक मुजरिम किस्म का आदमी था। उसने अपने सभी गुंडों को बुलाकर कहा, आज रात तुम लोग कैलाश के फैक्ट्री में आग लगा दो। मुझे खबर मिली है कि कुछ दिन पहले कैलाश ने 1 करोड़ रुपए का माल अपने फैक्ट्री में रखा हुआ है। उसने अभी तक उस माल का इंश्योरेंस भी नहीं किया हुआ है। फैक्ट्री जलने के बाद कैलाश सड़क पर आ जाएगा। राजन कसाना के गुंडों ने उसी रात कैलाश की फैक्ट्री में आग लगा दी। कैलाश की फैक्ट्री जलकर राख हो गई और साथ ही साथ उसके अंदर रखा हुआ करोड़ों रुपए का माल भी। कैलाश सड़क पर आ गया। इतने बड़े नुकसान का कैलाश पर बहुत बड़ा सदमा लगा और एक रात कैलाश की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कैलाश की बहन तान्या अपने छोटे भाइयों के नंबर पर कॉल मिला कर थक गई, मगर किसी भी भाई ने उसका फोन नहीं उठाया और कैलाश के पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो अपना इलाज कर सके। कुछ ही वक्त में कृष्णा कुछ पैसे ले आया। डॉक्टर को दिखाने के बाद कैलाश ने अपने नौकर कृष्णा से कहा, कृष्णा, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या तू किसी से उधार मांग कर लाया है? नहीं मालिक, जब आपकी तबीयत ज्यादा नासाज हो गई तो मैंने रंजन बाबू के जेब से कुछ पैसे निकाल लिए थे। मैंने उन्हें कुछ पैसे अपने जेब में रखते हुए देखा था। कृष्णा ने ये बात बोली ही थी कि तभी कैलाश के दोनों भाई गुस्से से आकर बोले, इसने चोरी की है भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जेब से पैसे निकालने की? बड़े मालिक की अचानक तबीयत नासाज हो गई थी, मैंने इसी वजह से आपके जेब से पैसे निकाल लिए। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि मैं इनके इलाज में पैसे खर्च करूं।
आइंदा मेरे जेब में हाथ मत डालना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप रंजन बाबू? जब बड़े मालिक का वक्त अच्छा था तो आपने उनकी दौलत दोनों हाथों से लुटाई, और आज जब उनका बुरा वक्त आया तो आप उनके इलाज के लिए थोड़े से पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते। मैंने अपने आंखों से कई बार आपको बड़े मालिक की जेब से पैसे निकालते हुए देखा है, और जब भी मैंने बड़े मालिक से इस बात की शिकायत की तो उन्होंने हमेशा मुस्कुराकर टाल दिया। मुझसे जुबान लड़ाता है बदतमीज नौकर। रंजन ने कृष्णा को बुरी तरह से पीट दिया। बड़े मालिक, ये मुझे मार रहे हैं, आप इनसे कुछ क्यों नहीं कहते? तुमने चोरी की है कृष्णा, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप बड़े मालिक? आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? अरे मैंने सिर्फ आपके इलाज के लिए रंजन बाबू के जेब से पैसे निकाले थे। हाँ, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? थोड़ा सा नासाजी हो गया था, मरा तो नहीं जा रहा था। इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। कैलाश ने कृष्णा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। कृष्णा आंखों में आंसू लिए चीखते हुए बोला, हाँ जा रहा हूँ, और कभी भी इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगा मालिक। बड़ी मालिक, रंजन बाबू ने जब मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना आपके इस धक्का देने से बुरा लग रहा है। आज मुझे ये दुनिया समझ में आ गई है। बड़े मालिक का नौकर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका सर बड़े मालिक के जूतों से हमेशा नीचे ही दबा रहता है। इतना बोलकर कृष्णा कैलाश के घर से बाहर निकल गया और गुस्से से एक फुटपाथ पर जाकर रोने लगा कि तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उसके नजदीक आकर गिर गया। वो आदमी बुरी तरह से हाँफ रहा था और उसके जिस्म से खून बह रहा था। ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो गोली लगी है। वो आदमी एक छोटी सी शीशी और एक बड़ी सी फाइल कृष्णा को पकड़ाते हुए बोला, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। तुम मुझे यहाँ के मालूम नहीं पड़ते, तुम कस्बे के मालूम होते हो। लेकिन ये है क्या? इस शीशी में तैयार किया हुआ एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे तुम हीरे का एक महल बना सकते हो, और इस फाइल में उसका फॉर्मूला भी बना हुआ है। तभी कुछ लोग हाथ में बंदूक पकड़े हुए कृष्णा की ओर दौड़ते हुए आने लगे। कृष्णा वहाँ से भाग गया और सीधा अपने गांव पहुँच गया। कृष्णा की थोड़ी बहुत खेती पड़ी हुई थी। कृष्णा अपने खेतों में कटहल की सब्जी बोने लगा और उसने उस आदमी के बताए अनुसार उस शीशी में केमिकल का इस्तेमाल कटहल की फसल पर किया तो उसके सामने एक चमत्कार हो गया। दरख्त पर हीरे के कटहल उगाए। ये देखकर कृष्णा खुशी से पागल हो गया। उसी वक्त उसकी माँ भी वहाँ पर मौजूद थी। माँ देखना, अब मैं कुछ ही दिनों में अमीर हो जाऊंगा। अमीर होने के बाद मैं सबसे पहले अपने बड़े मालिक को जवाब दूंगा, क्योंकि उन्होंने भी मुझे चोर कहा था, जबकि मैंने उनके लिए ही चोरी की थी। कृष्णा की बात पर माँ मुस्कुराते हुए बोली, मैं कैलाश को बहुत वक्त से जानती हूँ बेटा। जब तू बहुत छोटा था तब वो तुझे बड़े मोहब्बत से यहाँ से ले गया था। उस बेचारे ने तुझे इस वजह से घर से निकाल दिया कि वो गरीब हो गया था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि उसके छोटे भाई ने उसके सामने तुझे हाथ लगाया, इसीलिए उसने तुझे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। अपनी माँ की बात सुनकर कृष्णा गहरी सोच में पड़ गया। अब समझ में आया माँ कि जाते हुए बड़े मालिक रो क्यों रहे थे। तो फिक्र मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कृष्णा ने सारे हीरे के कटहल बेच दिए और बहुत रईस हो गया। लेकिन जब वो कैलाश के घर पर गया तो उसे पता चला कि कैलाश की बीवी मर चुकी है और कैलाश के भाइयों ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है। कैलाश का घर भी बिक चुका है। कृष्णा ने पूरे शहर में कैलाश और तानिया की तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते वो कैलाश की फैक्ट्री गया। फैक्ट्री का एक पुराना मजदूर कृष्णा से बोला, कैलाश जी के साथ तो बहुत बुरा हुआ है कृष्णा, तुमने आने में थोड़ी शायद देर कर दी। मुझे कैसे भी करके बस एक बार बड़े मालिक का पता मिल जाए। जानते हो कृष्णा, मैंने अपनी जिंदगी में कैलाश जी जैसा दिलदार इंसान नहीं देखा। सच तो ये है कृष्णा कि कैलाश की फैक्ट्री में आग लगी ही नहीं थी, बल्कि लगाई गई थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कृष्णा, वो किसी और ने नहीं बल्कि राजन कसाना ने लगाई थी। बस एक चीज मेरे जहन में नहीं आती कि आखिर वो फैक्ट्री में आग लगाने में वो कामयाब कैसे हो गया। मैं कुछ समझा नहीं।
क्योंकि कैलाश जी ने अपने फैक्ट्री में कुछ ऐसे गैजेट लगवा रखे थे कि अगर फैक्ट्री में कोई स्मोकिंग भी करता तो खतरे के सायरन बज उठते, मगर उस रात नहीं बजे। ऊपर वाला उस राजन कसाना को कभी माफ नहीं करेगा। इतना कहकर वो मजदूर वहाँ से चला गया, मगर कृष्णा ने अपनी तलाश जारी रखी। एक दिन कृष्णा अपनी कार में कैलाश को ढूंढता फिर रहा था। तभी उसकी नजर रंजन और राहुल पर गई, जो कि कैलाश के सबसे बड़े दुश्मन राजन कसाना के साथ बैठे हुए थे। कृष्णा उनकी कार का पीछा करते करते उनके ऑफिस तक पहुंच गया और चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। रंजन और राहुल राजन कसाना से बातें कर रहे थे। मान गए आपको राजन कसाना जी, आपने भैया की फैक्ट्री में आग लगवा दी और भैया को भनक भी नहीं लगी कि वो आग आपने लगवाई है। कैलाश को तो ये भी नहीं मालूम है कि उनकी फैक्ट्री में आग लगाने में मदद करने वाले उनके ही दोनों भाई हैं। 50 करोड़ की रकम के लिए तो कोई सगा भाई भी अपने भाई को मार सकता है, और फिर तो कैलाश हम दोनों का सौतेला भाई था। तभी कृष्णा उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। वो तीनों कृष्णा को देखकर बुरी तरह से घबरा गए। कृष्णा, तूने ये महंगे कपड़े कैसे पहन लिए हैं? क्या कहीं से चुरा कर ले आया है? चुरा कर नहीं राजन बाबू, बल्कि अपने मेहनत से कमाया है। और तुम दोनों क्या जानो मेहनत करना। तुमने तो सिर्फ अपने बड़े भाई की दौलत को दोनों हाथों से उड़ाया है, लेकिन तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे कोई सगा भाई भी अपने भाइयों के लिए इतना नहीं करता जितना बड़े मालिक ने तुम दोनों सौतेले भाइयों के लिए किया। हाँ तो तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? फिलहाल मुझे सीधी तरीके से ये बता दो कि बड़े मालिक कहाँ है। हमें नहीं पता वो कहाँ है। अगर ढूंढना ही है तो जाकर उन्हें किसी मंदिर के बाहर ढूंढ। दोनों बहन भाई भीख मांग रहे होंगे। तुम दोनों कार में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े मालिक तुम दोनों से बेहद प्यार करते थे। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ऊपर वाला देगा। लेकिन राजन कसाना, जिस दिन मुझे बड़े मालिक मिल गए ना, उसी दिन मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। इतना कहकर कृष्णा गुस्से से बाहर निकल गया। कृष्णा ने पागलों की तरह कैलाश की तलाश जारी रखी। कुछ महीनों बाद कृष्णा एक मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि कैलाश और उसकी छोटी बहन तान्या मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। ये देखकर कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ता हुआ कैलाश के पास पहुंच गया। मैं आ गया मालिक, मुझे माफ कर देना। मैं आपके बर्ताव को समझ नहीं पाया, मैंने आपको गलत समझा। कृष्णा को रईस देखकर कैलाश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और तान्या के भी। तेरे जाने के बाद मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई कृष्णा, और मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि मेरे फैक्ट्री में आग मेरे ही भाइयों ने लगाई थी, और ऊपर वाले ने उन्हें इस पाप की सजा भी दे दी। वो दोनों परसों एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। शायद आपको पूरी बात नहीं पता बड़े मालिक, इस खेल का असली खिलाड़ी राजन कसाना था। उसने ही रंजन बाबू और राहुल बाबू को भड़काया और उन दोनों को 50 करोड़ का लालच देकर आपके फैक्ट्री में आग लगवाई। असली मुजरिम राजन कसाना है। तभी अचानक कैलाश लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। ये देखकर कृष्णा और तान्या बुरी तरह से घबरा गए। आप फिक्र मत कीजिए मालिक, मैं आपको अभी और इसी वक्त अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं कृष्णा नहीं, तू बिल्कुल सही वक्त पर आया है। दरअसल मुझे कैंसर हो गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन मेरे जाने के बाद तू तान्या का ख्याल रखना, उससे शादी कर लेना और राजन कसाना को छोड़ना मत। इतना कहकर कैलाश ने दम तोड़ दिया। कृष्णा ने कैलाश का अंतिम संस्कार कर दिया और उसी दिन तान्या से शादी भी कर ली। कृष्णा अब बहुत रईस आदमी बन चुका था। कृष्णा ने ठीक राजन कसाना की तरह उसकी ही फैक्ट्री में आग लगवा दी। राजन कसाना भी सड़क पर आ गया, मगर वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और पागल हो गया। कुछ दिनों बाद कृष्णा अपनी बीवी तान्या को लेकर अपने गांव चला गया और वहां एक कोठी बनवाकर रहने लगा। कृष्णा आज भी हीरे के कटहल उगाता है। आगरा में दो फल बेचने वाले व्यापारी राधेलाल और श्यामलाल आते हैं। वो दोनों आगरा कस्बे के बाजार में जाते हैं और वहाँ जाकर फलों की कीमत पता करते हैं। आम कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो है भाई साहब। और पपीता कैसे दिए? पपीता 50 रुपए किलो है भाई साहब। क्या आपके पास अंगूर है? अंगूर नहीं है, वो तो आपको पूरी बाजार में कहीं नहीं मिलेगा।
हमने पूरा बाजार ढूंढा पर अंगूर कहीं नहीं मिला। वैसे अब तो अंगूर का सीजन भी शुरू हो गया है। आपको आगरा गांव में सभी फल मिलेंगे पर अंगूर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों है? अंगूर कोई महंगा फल तो है नहीं। आगरा गांव में कोई अंगूर बेचता ही नहीं है, ना ही खरीदता है। राधेलाल श्यामलाल की तरफ देखता है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। राधेलाल और श्यामलाल कुछ दूर जाते हैं। देखो भाई, यही अच्छा मौका है। इस गांव में कोई भी अंगूर नहीं बेचता है। अगर हम लोग अंगूर बेचेंगे बहुत अच्छा मुनाफा होगा हमें। सही कहा भाई तुमने। बाकी सभी फल हर दुकान में मिल रहे हैं। एक अंगूर ही ऐसा फल है जो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। अगर हम अंगूर की खेती करेंगे तो हम कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो नेक काम में देरी कैसी? चलो शुरू करते हैं। राधेलाल और श्यामलाल उस कस्बे के जमींदार के यहाँ जाते हैं। देखिए जमींदार साहब, हम फल बेचने वाले हैं और अभी अभी आपके गांव में आए हैं। हमें एक बगीचे की जरूरत है। वो सब तो ठीक है, पर आप उस बगीचे में कौन सा फल उगाएंगे ये तो बताइए। वो सब हम आपको नहीं बता सकते हैं। बस ये समझ लीजिए कि एक ऐसा फल जो यहाँ के बाजारों में मिल ही नहीं रहा है। हम उस फल को उगाएंगे और उसे बेचेंगे, मगर उसका कुछ नाम तो होगा। बिना नाम जाने मैं आपको बाग कैसे दे सकता हूँ? फल का नाम जानने से बगीचा देने का क्या मतलब है? आप बस हमें किराए पर एक बगीचा दे दीजिए। पर अगर वो तुम्हारा फल बिका नहीं और तुमने मुझे हर महीने बगीचे का किराया नहीं दिया तो? आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर फल नहीं बिकेगा तो भी हम अपनी जेब से आपको बगीचे का किराया दे देंगे, जैसा आप लोग मुनासिब समझे। आइए मैं आपको बगीचा दिखाता हूँ। जमींदार राधेलाल और श्यामलाल को एक बगीचा दिखाता है और दोनों को वो बगीचा पसंद आता है और उस बगीचे में खुदाई करना शुरू कर देते हैं। श्यामलाल अंगूर के बेहद सारे बीज लेकर आता है और दोनों भाई मिलकर पूरे बगीचे में अंगूर के बीज लगा देते हैं। लो भाई, पौधे लगाने का काम तो खत्म हो गया। अब इन्हें खाद और पानी देना होगा, तभी जाकर जल्दी से फल खाने को मिलेगा। देखते ही देखते अंगूर की लताएं बड़ी होने लगती हैं और उन पे बेहद सारे अंगूर लग जाते हैं। ये देखकर राधेलाल और श्यामलाल बेहद खुश हो जाते हैं। देखो भाई, हमारी मेहनत रंग लाई है। हाँ, अब हम जल्द ही इन अंगूरों को बाजार में बेचेंगे और बाजार में अंगूर की एक बड़ी दुकान खोलेंगे। राधेलाल और श्यामलाल बगीचे से घर की ओर जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में जमींदार दिखाई देता है। बताइए जमींदार साहब, क्या बात है? और क्या बात होगी? 6 महीने हो गए और तुम लोगों ने मुझे बगीचे का 1 महीने का किराया भी नहीं दिया। मुझे मेरे बगीचे का किराया चाहिए। अरे जमींदार साहब, आप परेशान मत होइए। आपका बगीचा हमारे लिए बहुत लाभदायी साबित हुआ है। हमने जो फल उगाए थे वो अच्छी तादाद में हुए हैं और अब हम जल्द ही उन्हें बेचकर आपके 6 महीने का किराया एक साथ दे देंगे। बस 1 महीना और इंतजार कीजिए, आपको आपका किराया मिल जाएगा। ठीक है, मैं 1 महीना और इंतजार कर लेता हूँ, पर इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। 1 महीने बाद हम लोग खुद ही लेकर पैसा आपके पास आ जाएंगे। इतना कहकर राधेलाल और श्यामलाल वहाँ से चले जाते हैं। राधेलाल और श्यामलाल अपने बगीचे में जाकर अपने उगाए हुए अंगूरों को तोड़ने लगते हैं। दोनों भाई अपने बगीचे के अंगूरों को तोड़कर बाजार में लेकर जाते हैं और वहाँ बाजार में बाकी विक्रेताओं के बीच में जाकर अंगूर का ठेला लगाकर खड़े हो जाते हैं। ले लो, ताजे ताजे अंगूर ले लो। भाईजान, अंगूर कैसे दिए? 100 रुपए किलो। 1 किलो दे दीजिए। ग्राहक अंगूर लेकर अपने घर चली जाती है। राधेलाल और श्यामलाल दूसरे ग्राहकों को अंगूर बेच रहे थे कि तभी वहाँ पर उनकी पहली वाली ग्राहक चिल्लाते हुए आती है। अरे रे, ये तो ठग लोग हैं। इन्होंने जो मुझे अंगूर बेचे हैं ये अंगूर कम लोहे ज्यादा लग रहे हैं। ग्राहक की ये बात सुनकर राधेलाल और श्यामलाल दोनों चौंक जाते हैं। लोहे के अंगूर? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यकीन नहीं आता तो खुद ही खाकर देख लो ना।
राधेलाल अंगूर खाने के लिए मुंह में डालता है। वो जैसे ही अंगूर को अपने दांतों से काटने लगता है तो उसके दांतों में दर्द होने लगता है। भाई, ये तो सच में लोहे के अंगूर है। राधेलाल के मुंह से ये बात सुनकर सारे ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या करोगे? देखते हैं क्या होगा आगे। राधे और श्यामलाल दोनों अंगूर का ठेला लेकर घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में जमींदार मिलता है। अच्छा, तो यहाँ हो तुम दोनों। 1 महीने का वक्त मांगा था तुमने और 1 महीना हो गया है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। देखिए जमींदार साहब, हमारा एक भी फल नहीं बिका। हम आपको पैसे कहाँ से देंगे? मुझे उससे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। कहीं से भी दो। तुमने कहा था ना कि अगर कुछ नहीं होगा तो हम अपनी जेब से पैसा देंगे। हाँ, कहा तो था, पर हमारे सारे पैसे फलों को उगाने में खर्चा हो चुके हैं। बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे सूद समेत आपको वापस कर देंगे। ठीक है, तुम्हारे पास 10 दिन का समय है। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं अपने बगीचे से तुम्हारे फलों के पौधों को उखाड़ के फेंक दूंगा। राधेलाल और श्यामलाल दोनों बेहद परेशान हो जाते हैं। वो दोनों कस्बे के एक विद्वान आदमी के पास जाते हैं। जनाब, हमारे उगाए हुए सारे अंगूर लोहे के अंगूर हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करे। बेटा, ये सब बूढ़ी लोमड़ी का श्राप है। कौन सी लोमड़ी? बहुत साल पहले एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में इस गांव में आई और उसने यहाँ पर एक बहुत लंबी अंगूर की बेल देखी। वो अंगूर खाने के लिए बेल पर छलांग लगा रही थी, पर वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाई। गांव वालों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और लोमड़ी ने इस गांव को बद्दुआ दी कि जिस तरह वो इस गांव के अंगूर नहीं खा पाई, उसी तरह आज के बाद इस गांव में कोई भी अंगूर नहीं खा पाएगा और सारे अंगूर लोहे के हो जाएंगे। इस बद्दुआ को कैसे खत्म करेंगे? अगर तुम लोग पुरानी बेल के अंगूर ले जाकर उस लोमड़ी को खिलाओगे तो ये गांव बद्दुआ से आजाद हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। राधेलाल और श्यामलाल उस पुरानी बेल के पास जाते हैं और उससे कुछ अंगूर तोड़कर और उन्हें लेकर जंगल की तरफ जाते हैं। वो देखो, वहाँ पर लोमड़ी दिखाई दे रही है। श्यामलाल उस लोमड़ी की तरफ जाता है और अंगूर का गुच्छा लोमड़ी के सामने फेंक देता है। लोमड़ी अंगूर खा लेती है। उसके अंगूर खाते ही आगरा कस्बे को बद्दुआ से छुटकारा मिल जाता है। राधेलाल और श्यामलाल अपने उगाए हुए सारे अंगूरों को बाजार में बेचते हैं। अंगूर बेचकर राधेलाल और श्यामलाल आगरा कस्बे में एक बड़ी सी दुकान खोल देते हैं। पर्वतपुर कस्बे में 2 भाई रहते थे। दोनों ही किसान थे और दोनों ही अपनी बीवी के साथ रहते थे। लेकिन बड़ा भाई सूरज छोटे भाई मनीष से बहुत जलता था। हमेशा वो पूरा खेत और जमीन हड़पने की फिराक में रहता था। सूरज अपनी बीवी कोयल और मनीष अपनी बीवी खुशबू के साथ अपने घरों में रहा करते थे। घर तो एक था, लेकिन वहाँ इख्तियार बिल्कुल नहीं था। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही रहते थे। मनीष अपनी बीवी खुशबू के साथ खेत पर जा रहा था। तभी वहाँ सूरज अपनी बीवी के साथ आकर बोला, सुना है हमारी फसल इस गांव में सबसे अच्छी हुई है। हमारे खेतों ने इस बार सोना उगला है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है और दूसरों की फसल को देखकर लगता है कि उनके घर एक दाना भी नहीं आएगा। लगता है जेठ जी के खेतों की फसल इस बार बेहद अच्छी हो गई है, इसलिए इतना बोलबाला कर रहे हैं। सूरज और कोयल की बात सुनकर मनीष और खुशबू दोनों परेशान होकर खेत की ओर जाने लगते हैं। हमारी फसल भी कम नहीं हुई है। हम अगली फसल के लिए अभी से भी मेहनत करना शुरू कर देंगे। इस बार हम महंगे वाले खाद मंगवा लेंगे और मैं भी आपके साथ खेत में हाथ बटाऊंगी। दोनों वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। अगले ही दिन मंडी में फसल का दाम लगने वाला था। कई किसान वहाँ पर अपनी फसल के साथ आए थे। सूरज और कोयल भी वहाँ पर आए थे। तुम्हारी फसल है ही कितनी? इन फसलों को तो मुझे ही बेच सकती हो।
इसका भाव तो मैं ही लगा देती हूँ। दीदी, आपका नाम ही सिर्फ कोयल है, लेकिन बातें आपकी पूरी कठोर हैं। हमारा जो भी हिसाब होगा वो हम देख लेंगे। इतना सुनते ही कोयल वहाँ से मुंह बनाकर निकल जाती है और खुशबू अपने फसलों का भाव ताव करने लगती है। आइए खुशबू बहन, इस बार का आपका फसल कैसा गया? दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या बताऊं भैया जी, इस बार फसल तो अच्छी हुई है, लेकिन कम हुई है। चने की खेती आजकल कहाँ कोई करता है। चने की खेती कम करने की वजह से ही चने आजकल बहुत महंगे बिक रहे हैं। खुशबू अपने चने की फसल लेकर मंडी पर भाव कर ही रही होती है कि कोयल के चावल के फसलों का दाम लग जाता है। चावल के दाम देखकर कोयल और सूरज निराश हो जाते हैं। वहीं मनीष और खुशबू चने के दाम से खुश रहते हैं। मैंने तुमसे कहा था इस बार हम भी चने की खेती कर लेते हैं, लेकिन तुम मानी ही नहीं। अब देखो, हमसे ज्यादा मनीष को चने का दाम मिल गया। अरे, तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? हम भी अगली बार चने की फसल करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सूरज और कोयल दोनों चने की खेती तैयार करने लगते हैं। दूसरी तरफ मनीष और खुशबू भी चने की खेती की तैयारी में लग जाते हैं। अजी सुनती हो, इस बार हमें अच्छी तैयारी करनी है। इस बार भी हम चने की फसल उगाएंगे। वक्त बीत रहा था। सूरज महंगी महंगी खाद लेकर अपने चने की फसल पर डालता है और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हमें हमारे खेत के चारों तरफ कांटे और तार लगाने पड़ेंगे, वरना हमारे खेत में जानवर आ जाएंगे और हमारे फसल को इससे नुकसान हो सकता है। नहीं जी, पहले से ही हमारी फसलों में इस बार बहुत पैसे खर्च हो गए हैं और अब हम और खर्चा नहीं कर सकते। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जानवर ही अगर हमारी फसल खा लेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपके भाई मनीष ने तो कांटे और तार नहीं लगाए हैं, तो हम क्यों लगाएं? मनीष भी अपने खेतों की रखवाली बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। हर रोज वो अपनी खेत के पास ही खटिया डालकर सोया करता था। इस बार मैं अपने खेतों की ज्यादा रखवाली करूंगा। इस चने की खेती से ही मैं अपने पूरे साल का घर चला लूंगा। हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी जी। हम और मेहनत करेंगे और फसल काट कर मंडी में बेच देंगे। जब सूरज ने मनीष के चने की खेती देखी तो वो हैरान रह गया। मनीष की खेती में चने की फसल बहुत उपजाऊ और सोने जैसी चमक रही थी। सारी चीजें देखकर वो अपनी बीवी कोयल के पास पहुंचा और उसे सारी बातें बताई। मैंने आज मनीष के चने की खेती देखी। हमारे खेत से 10 गुना ज्यादा उसके खेत में फसल नजर आ रही है। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बात सच है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ना महंगे खाद, ना कोई पहरेदारी, फिर भी इतनी अच्छी फसल कैसे? मुझे और कोई ताने नहीं सुनने उस खुशबू के। आपको कुछ करना होगा जी। रुको, मैं इसका इलाज जानता हूँ। एक तांत्रिक हैं, वही इसका कोई उपाय बता सकेंगे। अब समझ लो उस मनीष का खात्मा होने वाला है। सूरज और कोयल दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और उनसे इस मसले का कोई हल पूछते हैं। बगड़ बोल बच्चा, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली। मैं तुझे एक दवा देता हूँ। इस चीज को जाकर अपने भाई के फसल पर डाल देना। फसल पूरे लोहे का हो जाएगा। तांत्रिक ने सूरज को एक दवा दी, जिसे मनीष की फसल में डालने के लिए कहा। जी, हम ऐसा ही करेंगे। और रात होते ही सूरज मनीष के खेतों में जाकर सारी फसलों में वो दवाई डाल देता है। सुबह होते ही जब मनीष की नींद खुलती है तो वो देखकर हैरान रह जाता है। वो वहीं बैठकर रोने लगता है। हे मालिक, ये क्या हो गया? हमारी फसल लोहे की हो गई। मैंने क्या बिगाड़ा है मालिक किसी का? मैं कहां से अब अपना घर चलाऊंगा? खुशबू, कहां हो तुम? ये देखो, हमारे फसलों को क्या हो गया? मनीष की आवाज सुनकर वहाँ खुशबू और कस्बे के सारे लोग आ जाते हैं, साथ ही सूरज और कोयल भी। लेकिन ये सब कैसे हो गया?
कल रात तक तो हमारी फसल बहुत अच्छी थी, मैंने खुद ही देखा था। और अब हम क्या करेंगे? लोहे के चने की खेती देखकर सूरज और कोयल बेहद खुश हो गए और कहने लगे, कोई बात नहीं छोटे भाई, तुम कुछ दिन हमारे घर से चने लेकर बनाना और खाना। अब क्या कर सकते हैं खुशबू बहन, अब रोना बंद कर दो और हमारे घर पर आकर चने खा लेना। मैं रो कहाँ रही हूँ, भले ही हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तुम लोगों के घर नहीं आने वाले। तुम लोग चिंता मत करो। दोनों खानदान का झगड़ा देखकर सरपंच हंसते हुए आए और बोले, अरे मनीष बेटा, इसमें रोने की क्या बात, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन कैसे? अब हमारी फसल कौन खरीदेगा? तुम ये सोचो, चने की तुम्हें सिर्फ कुछ ही पैसे मिलते, अब तो तुम्हारे फसल में लोहे के चने हैं और इस समय लोहे के बाजार में बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है। तुम बहुत अमीर बन जाओगे अगर तुमने ये बेच दिए तो। जी सच? क्या आप किसी को जानते हैं जो हमारे लोहे के फसल को खरीद ले? मैं जानता हूं। तुम घबराओ मत, बल्कि खुश रहो। जिसको पछताना है वो पछताएगा। सरपंच के कहने पर मनीष ने अपने लोहे की फसल बेच दी और बड़े शान से रहने लगा। दूसरी तरफ कोयल और सूरज के चने मंडी में बहुत कम दाम में बिके। उन्हें उनका सबक मिल गया। मनीष और खुशबू ने बड़े मकान भी बना लिए और वहीं खुशी खुशी रहने लगे।